नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लखनऊ के हजरतगंज का नामचीन ब्रिटिश बुक डिपो हुआ बंद। 1936 से पुस्तक प्रेमियों का था चर्चित ठिकाना। डिपो की लाइब्रेरी भी हुई बंद। चंडीगढ़ में चपरासी से दो आईटी कंपनियों के मालिक बने छोटू शर्मा, सच्चे यूथ आइकॉन। सैकड़ों युवाओं को देते हैं रोजगार, मेहनत के बल पर हासिल की कामयाबी। ओडिशा के देब्रीगढ़ अभयारण्य का एक गांव बना ग्रीन विलेज। पूरी तरह से जंगल पर निर्भरता को लोगों ने छोड़ा। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए कई कदम। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते आए सुर्खियों में। नीलामी से 2 से 4 मिलियन डॉलर आंकी गई कीमत। जॉर्डन ने 1998 के एनबीए फाइनल में पहने थे ये जूते। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बेटी मालती बैरी जोनस संग पहुंची अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। पति निक जोनस नहीं आए नजर। और सबसे पहले खबरें देखते हैं आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। लखनऊ का सबसे पुराना और मशहूर किताब विक्रय केंद्र ब्रिटिश बुक डिपो अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। हजरतगंज में स्थित वर्ष 1930 में स्थापित ब्रिटिश बुक डिपो पुस्तक प्रेमियों का चर्चित ठिकाना रहा था, जो कि अब सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। लखनऊ के हजरतगंज की बात हो और यहाँ के मशहूर ब्रिटिश बुक डिपो की चर्चा ना हो तो ये बात समझ के परे है। किताबों के शौकीन और लाखों छात्रों के पसंदीदा ठिकाने ब्रिटिश बुक डिपो पर अब हमेशा के लिए ताला लग गया है। ये बुक डिपो एक बहुत ही लंबे इतिहास का दर्पण रहा है। किताबों की ये दुकान देश के कई प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की पसंदीदा जगह रही है। बड़ी हस्तियों के साथ साथ अनेकों दिग्गज कवि भी इस बुक डिपो से जुड़े रहते थे। लेकिन मॉडर्न जमाने में लोगों की किताबों के प्रति गिरती रुचि, साहित्य से बढ़ती दूरी और टेक्नोलॉजी से बढ़ती नजदीकियां इस बुक डिपो के बंद होने का कारण बनी हैं। अब यह है कि बुक ट्रेड इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, सेकंड रिस्किएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड है। इसमें मॉर्टेलिटी एंड फैंसी इन दिस बिजनेस इज द हाईएस्ट देन एनी ट्रेड और प्रोफेशन, क्योंकि बड़ी बड़ी वर्ल्ड की दुकानें और पब्लिशर्स बिक गए, बंद हो गए और इंडिया के भी बंद हो गए। आजादी से पहले स्थापित किया गया ये बुक डिपो कभी अंग्रेज अफसरों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के लिए प्रमुख ठिकाना हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ रखी 10,000 से ज्यादा किताबें हटा ली गई हैं। बुक डिपो के संचालक सूरज प्रसाद कक्कड़ ने बताया कि उनका पूरा घर किताबों से भर गया है। वे बताते हैं कि जब से ऑनलाइन किताबें बिकना शुरू हुई हैं, तब से उनका काम कम होता गया है। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी और बुक डिपो से किताब खरीदारों को दूर कर दिया। वो आते थे, बलिया के जो एमपी थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो भी आते काफी लोग। अंग्रेज गवर्नर तो समझिए कि हर 2-3 महीने आते थे, जैसे गवर्नमेंट हाउस उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, और ये असेंबली जो है ये सब उनका बनाया हुआ है, चल रहा है, जो बना गए अभी तक चल रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन उन्होंने बनाया, गवर्नर जनरल हाउस था, उसके बाद ये बनाया, तो वहाँ से भी आते रहते थे लोग, तो बहुत अच्छे किताबें थे। उसके बाद हल्के हल्के अभी जब से ये ऑनलाइन और ये सब काम हो गया, उससे काम थोड़ा डाउन होता जा रहा था। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो गया और डाउन हो गया। आप देख रहे हैं सब क्या है। किताबों का कारोबार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है।
बुक डिपो के संचालक कक्कड़ साहब कहते हैं कि जो किताबें बची हुई हैं उन्हें वे स्टॉल लगा की कोशिश करेंगे और जिन लोगों का उन पर रुपयों की देनदारी है वे उन्हें चुकाएंगे। बाकी किताबों को वो अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाकर संजोएंगे ताकि लोग किताबों को पढ़ सकें। उसको या 50-60% पर लगा देंगे, बिक गई नहीं, फिर डोनेशन में देंगे और पहले तो जो उसमें जो जिसका हमने पैसा देना है उसकी किताबें वापस करेंगे, उसके बाद जो बचेंगी फिर यहाँ लगाएंगे। अच्छी किताबें, कुछ तो हमें पढ़ने लिखने का शौक़ है, कुछ तो किताबें अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाएंगे, उसमें रखी होंगी, आपने देखा होगा लगी किताबें। ब्रिटिश बुक डिपो के बंद होने की खबर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत ही मार्मिक यादें ब्रिटिश बुक डिपो से जुड़ी हुई हैं। वे याद करते हुए कहते हैं कि वे इस डिपो पर अपनी मां के साथ किताबें खरीदने जाया करते थे। वे बताते हैं कि डिपो के मालिक लोगों को मुफ्त में भी किताबें दिया करते थे। मुझको याद है कि मेरी माँ बताती थी कि जब उनको साहित्य रत्न विशारद किया, पहले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में केवल अंग्रेजी की किताबें मिलती थीं, बाद में इसमें उर्दू की, हिंदी की, संस्कृत की सारी पुस्तकों का भंडार हो गया। और जब किताबें कहीं नहीं हुई उनको तो वो गई और ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनको 5-10 मिनट में वो किताब मिल गई थी। शोधार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। डिजिटलाइजेशन ने डिजिटल जो प्रोसेस है, सूचना का जो संवहन है, उसने कहीं ना कहीं पुस्तकों का जो प्रचलन है, उनका जो महत्व था, उस पे कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है। आधुनिक जमाने में तकनीक ही सफलता की कुंजी है। हालांकि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि तकनीक की मदद से कई दिक्कतें दूर हो गईं और कई मुश्किलें आसान हो गईं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल की वजह से कई ऐसे कारोबार भी हैं जिन पर नकारात्मक असर पड़ा है। ऐसे में इस ओर भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो बताती है जहां चाह वहां राह। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है चंडीगढ़ बेस्ट सीएम ग्रुप के फाउंडर एवं सीईओ छोटू शर्मा ने। आइए जानते हैं कैसे छोटू शर्मा ने एक चपरासी से लेकर कंपनी के मालिक बनने तक का मुकाम हासिल किया है। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीद से बड़ी छलांग लगा पाते हैं और समाज में मिसाल कायम कर पाते हैं। उन्हीं चंद सफलताओं की कहानियों में से एक है छोटू शर्मा की कहानी। चंडीगढ़ के रहने वाले छोटू शर्मा, जो कभी एक कंपनी में चपरासी के रूप में काम करते थे, आज चंडीगढ़ में 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव में जन्मे छोटू शर्मा ने सरकारी कॉलेज से बीए पास तो किया, लेकिन इस डिग्री के बल पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकी। नौकरी की तलाश में छोटू चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन वहां भी बिना व्यावसायिक कोर्स किए कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। छोटू खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहते थे और चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में बिना कुछ कमाए जीवन यापन मुश्किल था। तब छोटू ने फैसला किया कि कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर के बल पर ही कैरियर बनाना है। तो वहाँ पे कोचिंग शुरू करनी थी, तो वहाँ पे फीस भी अच्छी होती थी। तो मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड थे, तो जितनी यहाँ फीस थी उतनी उनकी पेंशन थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर एपटेक में ही जो सेंट्रेट थे वहाँ के, उन्होंने बोला छोटू तू यहाँ पढ़ा भी कर और साथ में यहाँ पे जॉब किया कर, ठीक, ऑफिस बॉय की, जो ऑफिस में पानी उनी पिलाने की होती, और आपको 800 रुपीज़ जो है पर मंथ मिलेंगे। जिससे छोटू शर्मा बताते हैं कि पेट भरने के लिए उन्होंने एक स्थानीय कंप्यूटर सेंटर एपटेक में चपरासी की नौकरी कर ली। इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर ली। वो दिन भर कंप्यूटर सेंटर में चपरासी का काम करते और रात को जागकर पढ़ाई करते। छोटू दिन भर कंप्यूटर सेंटर में रहते। जैसे ही कोई कंप्यूटर खाली मिलता, छोटू उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देता। छोटू शर्मा बताते हैं कि दिन भर कंप्यूटर सेंटर में रहने के कई फायदे हुए।
नौकरी के साथ साथ छोटू शर्मा अपने कोर्स की प्रैक्टिस भी करता और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे छात्रों को भी कंप्यूटर कोर्स की बातें सिखाता। धीरे धीरे छोटू में कंप्यूटर टीचिंग की क्षमता उत्पन्न हो गई। तो 1 साल मैंने ऐसे किया, साथ में वो जॉब करता था और साथ में पढ़ता था। फिर 1 साल बाद मुझे वहीं एपटेक में ही मुझे पढ़ाने के बोला गया। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ में एपटेक में ही कुछ टीचर्स होते थे जिनसे मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए, कहते इनको घर पढ़ा दो जाके, जैसे होम ट्यूशन। छोटू शर्मा आज CS सॉफ्ट सॉल्यूशंस और CS इन्फोटेक जैसी 2 कंपनियों के संस्थापक और CEO हैं। आज भी उनके पास हजारों की गिनती में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। उनकी फर्म देश विदेश की बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना कर देती है। वो युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगली कहानी आपको दिखाते हैं जो कि बताती है कि कैसे बदलती है समाज की तस्वीर। ओडिशा के डिब्रूगढ़ अभयारण्य में एक गांव ऐसा है जो दुनिया को पर्यावरण का संरक्षण का बड़ा संदेश दे रहा है। ये गांव पूरी तरीके से ग्रीन विलेज बन गया है। यहाँ ईंधन के रूप में रसोई गैस तो सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटें हैं। ये लोग जंगल के बीच रहते हुए भी जंगल पर अपनी ज़रूरतों के लिए आश्रित नहीं है। इससे जंगल तो सुरक्षित है ही, साथ ही इस गांव के लोग, गांव के 48 घरों के लोगों ने जंगल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाए हैं, जैसे जलाने वाली लकड़ी के बजाय ईंधन से चलने वाले चूल्हे चुनना और उसके साथ साथ जीवन को आसान बनाने के अन्य तरीकों को अपनाना। यहाँ के निवासियों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए सभी 48 घरों में शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह से ग्रामीणों को जंगल में कचरा फेंकने से रोकने के लिए सभी घरों में मिट्टी के कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही जानवर रात में गांव में प्रवेश करते हैं, शाम के बाद गांव को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। में रहते हैं सर, लेकिन महसूस करते हैं हम लोग, ये परिवार चलाते हैं, हम लोग कोयले मजदूरी करके जाते हैं। जंगल के ऊपर निर्भर नहीं करते हम लोग। यहाँ पर घरों के लिए गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं और सभी महिलाओं को उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर डिब्रूगढ़ अभयारण्य के पास रहने वाले लोगों को अब जंगल की लकड़ियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये गांव पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगली खबर जुड़ी हुई है ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से। थ्री प्रिंटिंग एक ऐसा विषय है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नई तकनीक जुड़ती रहती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरों ने मेडिसिन को इससे जोड़ दिया है। इन्होंने एक ऐसे फ्लेक्सिबल रोबोट का आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदर 3D बायो प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बायोमेडिकल इंजीनियरों की एक टीम ने एक ऐसा फ्लेक्सिबल रोबोट विकसित किया है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में मेडिकल प्रोसीजर और सीधे मानव शरीर के अंदर जाकर 3D प्रिंट बायो मटेरियल्स के लिए किया जा सकता है। 3D बायो प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेचुरल टिश्यूज जैसे के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बायो इंक से बायोमेडिकल पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। बायो प्रिंटिंग का मुख्य रूप से टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे रिसर्च उद्देश्यों और नई दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में शरीर के अंदर सामग्रियों को डालने के लिए आमतौर पर सर्जरी पर भरोसा करने से पहले बायो मटेरियल्स को शरीर के बाहर बनाया जाना चाहिए, जिससे हाई ब्लड लॉस, इन्फेक्शंस और अन्य समस्याएं होने के खतरे से बचा जा सकता है। टीम लीडर डॉक्टर थान नो डो ने बताया है कि F3DB नाम का ये नया उपकरण शरीर में सीधे अंदर जाकर सारी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क को खत्म करता है। कमर्शियली इस वक्त ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है जो सीधे मानव शरीर के अंदर जाकर 3D प्रिंटिंग कर सके। F3DB में 3 एक्सिस प्रिंटिंग हेड है जो एक सॉफ्ट रोबोटिक आर्म के ऊपर हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करके ट्विस्ट और बेंड हो सकता है।
प्रिंटिंग नोजल प्री प्रोग्राम्ड आकृतियों को प्रिंट कर सकता है और प्रिंटिंग की आवश्यकता होने पर मैनुअल रूप से भी संचालित किया जा सकता है। F3DB की आंतरिक रूप से प्रिंट करने की क्षमता सॉफ्ट रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल मांसपेशियों के कारण है, जो डो और उनकी टीम ने पिछले साल विकसित किया था। इसमें कुछ तकनीकें और भी हैं, जैसे कि हैंडहेल्ड डिवाइस, लेकिन ये हार्ड मटेरियल से बनते हैं और इसलिए इनमें मानव शरीर के अंदर जाने और 3D बायो प्रिंटिंग पर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। डो का मानना है कि ये उपकरण अगले 5 से 7 सालों में बिजनेस के लिए ट्रैक पर है, लेकिन अभी इसे और परीक्षण के लिए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं 7 समंदर पार की दुनिया की। जरा सोचिए, अगर हम सड़क पर चलते चलते किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? हम खुद, सामने आ रहा स्कूटर या स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति? इससे पहले आप कुछ भी सोचें, आपको बता दें कि पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर को वहां के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बैन कर दिया गया है। पेरिस वासियों का मानना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर उनकी जान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हॉर्न भी नहीं रहता जिससे ये सड़क पर चल रहे व्यक्ति को सतर्क कर सके। पेरिस वासियों ने कुछ दिन पहले ही टाउन हॉल वोट के साथ सहमति जताते हुए शहर में फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑपरेटरों के लाइसेंस को फिर से लागू करने के खिलाफ 90% मतदान दिया, जिससे पेरिस पूरी तरह से पहले यूरोपीय राजधानी बन गया है जो सितंबर 2023 तक ऐसी सेवाओं को अपनी सड़कों से प्रतिबंधित करेगा। शहर के रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 89% ने कुछ चुनिंदा कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर के खिलाफ अपने मत दिए। पेरिस शहर के अधिकारियों ने भी सुरक्षा नियमों में सुधार के लिए ऑपरेटरों के प्रस्ताव आने के बावजूद भी फुटपाथ पर सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण 15,000 किराए के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वास्तव में खतरनाक हैं। हम लगातार बिना हॉर्न के सड़कों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों का सामना कर रहे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से पैदल चलने वालों के लिए जोखिम है। दुनिया भर के शहर ई स्कूटर पर नियमों को कड़ा कर रहे हैं, ऑपरेटरों की संख्या को सीमित कर रहे हैं और उनकी गति के साथ ही उन क्षेत्रों की संख्या को भी सीमित कर रहे हैं जहां वो उन्हें पार्क कर सकते हैं। वे इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक नहीं बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति हैं कि वो कैसे ड्राइव करते हैं। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो स्मार्टफोन ऐप के जरिए एक्सेस किए जाते हैं वो 2018 से ही पेरिस में संचालित हैं, लेकिन उनके कारण हो रहे एक्सीडेंट्स की शिकायतों के बाद पेरिस ने 2020 में ऑपरेट के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मिस्र में मनोरंजन का एक नया खजाना एक इंडोर थीम पार्क के रूप में निकलकर सामने आया है। मनोरंजन के इस स्थल का नाम है हॉल ऑफ सेल्फीज। दुनिया में बने ऐसे और थीम पार्क से प्रेरित होकर मिस्र में रहने वाली 2 बहनों ने इसे बनाया है, जो चाहती हैं कि लोग यहां आकर एंजॉय करें और हाल की भूल भुलैया में खो जाएं। उनको लगता है कि ये पार्क यहाँ आने वाले लोगों को न सिर्फ अतरंगी तस्वीरें लेने का मौका देगा, बल्कि उन्हें अच्छी यादें संजोने का भी अवसर प्रदान करेगा। और आपको ले चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के बहुत से क्यूट वीडियोस की भरमार है। छोटे बच्चों के ऐसे तमाम वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं, जो हम सभी को नई सीख या जीवन का बड़ा सबक दे जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक छोटे बच्चे को उसके पिता के गिफ्ट पे पेट डॉग देते हैं। दरअसल वीडियो में देख रहे बच्चे ने अपने पिता को पेट डॉग के लिए पत्र लिखा था, जिसमें पिता उसे सरप्राइज देते हुए उसकी ये मुराद पूरी करते हैं। लेकिन ये वीडियो इतना क्यूट है कि इसे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने शेयर किया है। ये वीडियो इतना प्यारा है कि आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। Are you so happy, Rowan? Yeah. I was not expecting this. No, you weren't surprised. And we just got a video game. Well, you're a special kid. It's pretty. Please, can I have one?
responsible son, Rowan. P.S. I love you unconditionally, absolutely, ultra, amazingly, forever and ever. They are becoming best friends. और आपको दिखाते हैं खेल खेल की दुनिया में क्या है आज अलग तस्वीर। बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के फैंस उनसे जुड़ी चीजें जुटाने के लिए दुनिया भर में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आते हैं। जॉर्डन अपने वक्त के सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा पॉपुलर खिलाड़ी थे। जॉर्डन की प्रसिद्धि का आलम यह है कि नीलामी में उनके स्नीकर्स की बोली $2 मिलियन के पार पहुंच गई है। माइकल जॉर्डन का नाम आते ही बास्केटबॉल में उनकी एक अलग पहचान की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इन दिनों जॉर्डन अपने इन स्नीकर्स शूज के छाया था और अब ये शूज नीलामी में अपना धमाल मचा रहे हैं। देखिए, इन जूतों को $8 मिलियन तक की बोली प्राप्त हुई, जो कि सही मायने में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देगी। ये अब तक की स्नीकर्स शूज को लेकर सबसे बड़ी बोली है कि उन्होंने ये मैच जीता था। उन्होंने 37 अंक हासिल किए थे। ये अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। एक बड़ा सिल्वर सिग्नेचर इस पर है। ये सब बातें इस जॉर्डन की पहनी हुई वस्तुओं की पहली नीलामी नहीं है। इससे पहले उनकी जर्सी और उनके दूसरे शूज की भी नीलामी हो चुकी है। स्नीकर्स शूज के बाद जॉर्डन की कई अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की नीलामी शामिल है। यही नहीं, इस कड़ी में फुटबॉल स्टार पेले और टेनिस के कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं की नीलामी आने वाले समय में होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाते हैं बाइस्कोप की दुनिया से जुड़ी हुई। प्रियंका चोपड़ा बीते गुरुवार को बेटी मालती पैरी के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और अपनी लाड़ों को भी आशीर्वाद दिलवाया। प्रियंका का मालती के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में एक वीडियो सामने आया है जो चर्चा बटोर रहा है। मालूम है कि प्रियंका हाल ही में पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ इंडिया आई हुई हैं। यह पहली बार है जब मालती जन्म के बाद ननिहाल में है। इंडिया के आने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया और 2 दिन बाद अपनी सीरीज सिटाडेल की स्क्रीनिंग भी रखी थी। अब 6 अप्रैल को वह भगवान का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पंडित मंत्रोच्चार के बीच प्रियंका और उनकी बेटी मालती मैरिन चोपड़ा जोनस को तिलक लगाते हैं और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते नजर आते हैं। इस खबर के साथ खबर हटके के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।